नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा किस प्रकार से भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियम बनाए जाते थे, किस प्रकार से कानून बनाए जाते थे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाता था। हम उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने देखा भारत के संविधान बनने से पहले भारत में किस प्रकार के कानून बनाए गए थे। उन सभी कानूनों के बारे में, उन अधिनियमों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा कर रहे थे। इसी कड़ी में हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हमने देखा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में हमने देखा 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हमने देखा 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद हमने देखा 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार दिया गया। उसके बाद हमने देखा 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार न देकर के आगामी नई व्यवस्था तक का शासन अधिकार दिया गया। उसी के कुछ वर्षों बाद दोस्तों, हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर कुछ उथल पुथल मच जाती है, कुछ विद्रोह होने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ विद्रोह पहले से चले आ रहे थे, धीरे धीरे उन विद्रोहों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और कुछ ऐसा हुआ कि एक स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हो गया। पूरे देश में एक साथ आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसका नाम रखा जाता है 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 की क्रांति भी कहते हैं, जो इन अंग्रेजों के कुशासन को लेकर के थी, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए थी। लोगों ने भारत को इन अंग्रेजों से आजाद करने के लिए बहुत से यत्न किए, बहुत से प्रयत्न किए, जिसके कारण आज हम इस स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। आज हम जिस स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, उसके लिए बहुत से प्रयास किए गए थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा। उसी कड़ी में हमने एक चार्टर एक्ट देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो 1857 की क्रांति हुई, उसके अगले ही वर्ष 1858 में एक भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन चलाया जाता था, जिसके लिए भारत सचिव बनाया गया और भारत मामलों का एक परिषद बनाया गया। भारत मामलों का परिषद बनाया गया, वायसराय का पद स्थापित किया गया और इस पूरे भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक और चार्टर एक्ट देखा, एक और शासन अधिनियम देखा, जिसका नाम हमने लिया 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो उस 1909 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है 1916 के अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। उसी के कुछ वर्ष बाद 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या उसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, उसमें हमने देखा कि अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में कुछ शब्द और जोड़ दिए गए और भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। भारत में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए कुछ हस्तांतरित विषय छोड़े गए और कुछ आरक्षित विषय रखे गए। उसके बाद हमने देखा 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारत को एकात्मक से संघात्मक बना दिया गया। भारत के लिए अब एक संघीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। प्रांतों को अलग से स्वायत्तता दी गई। अब हम उसके बाद देखेंगे कि क्या व्यवस्था भारत में और की गई। इसके बाद धीरे धीरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन थोड़ा सा और निखर कर आने लगा, थोड़ा और उसमें प्रयास होने लगा, थोड़ा और बिखर कर आने लगा। उसमें हमने देखा जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह और प्रयत्न करने लगे, थोड़े से और ज्यादा प्रयत्न करने लगे भारत से अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए, जिसमें हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, उनका बहिष्कार किया गया। भारत में अब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें मित्र राष्ट्र भी थे और उसके विरोधी राष्ट्र भी थे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी का जो तानाशाह था उसके विरुद्ध ये लड़ा गया युद्ध था, जिसमें एक तरफ जर्मनी था, फ्रांस था और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे।
तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ। युद्ध होने के उपरांत किस प्रकार की स्थितियां बनी, तो ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की अब हार होने लगी इस युद्ध के अंदर। इस युद्ध में ब्रिटेन के पैर उखड़ने लगे, तो अब उन्होंने भारत के लिए कुछ और व्यवस्था, उनको इस भारत का जो उपनिवेश था उसको चलाना कठिन हो गया, भारत का शासन चलाना कठिन हो गया। तो अब धीरे धीरे उन्होंने भारत को आज स्वतंत्र करने के बारे में सोचना चाहा, भारत से वापस इंग्लैंड चले जाने का के बारे में सोचने लगे। और इधर भी इनके प्रति विद्रोह और बढ़ता गया, तो इन्होंने सोचा अब भारत को जितना जल्दी हो सके स्वतंत्र कर दिया जाए, इसमें हमारी भलाई है। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा नियम आया। तो इसके बाद एक नियम आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब हम पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम। यह जो अधिनियम था इसको जून 1947 में लाया गया। जून 1947 में इसको लाया गया। तो इसके पीछे क्या क्या पृष्ठभूमियां थी, किसको लेकर के इस नियम को लाया गया, तो हम इसके पीछे की कुछ पृष्ठभूमियां भी देखेंगे। इसके पीछे की हम कुछ पृष्ठभूमियां देखेंगे, जिसमें एक हम देखते हैं कि एक 1939 से 1945 तक एक युद्ध हुआ जिसका नाम रखा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद राजशाही लगभग पूरे विश्व से क्या हो गई, समाप्त हो चुकी थी। इस युद्ध में कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो विकसित हो रहे थे, अब वो गिरने लगे, उनके जो पैर थे वो इस युद्ध में उखड़ने लगे। इसी प्रकार जो जर्मनी था, जो तानाशाही शासक था, वो अब जो नाजीवादी था, अब उसकी हार होने लगी। जिसने खुद, जो हिटलर था, उसने खुद को गोली मार करके अब खुद की हत्या कर ली। इसी युद्ध के अंदर ब्रिटेन के भी पैर उखड़ने लगे। 1909 के अंदर भी एक युद्ध हुआ। 1909 में जो युद्ध हुआ, 1909 से 1914 तक जो युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध जो चलता है, उस युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों ने विश्व युद्ध में हिस्सा ब्रिटेन की तरफ से लिया। उनको ये लगा कि यदि हम इस वक्त ब्रिटेन की सहायता करेंगे तो हो सकता है कि भारत को ये अंग्रेज आजाद कर दें, भारत को अंग्रेज सुशासन सौंप दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। अब भारत के अंदर 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसके बाद भारत के अंदर शासन को और भी सख्त कर दिया गया। अब अंग्रेज भारत से जितना ज्यादा हो सके उतना राजस्व इकट्ठा करने में जुट गए और सारे धन को इकट्ठा करके लेके जाने लगे, इंग्लैंड लेके जाने के लगे, ब्रिटेन लेके जाने लगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत कम हिस्सा लिया, बहुत कम सैनिकों ने हिस्सा लिया। कुछ ऐसी रियासतें थी जो इन अंग्रेजों की बहुत अच्छी मित्र थी, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, वो इनके पक्षधर थी और इनको भारत में रखना चाहती थी, क्योंकि कुछ ऐसी रियासतें थी जिनके शासक अंग्रेजों के कारण ही वो शासक बने हुए थे। तो इसलिए उन्होंने इस विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और बाकी सैनिकों ने इस विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। तो इस विश्व युद्ध के कारण ही कुछ ऐसी स्थितियां उपजी जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के बारे में सोचा। इसी बीच में अगस्त 1940 के अंदर, अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पारित किया। इसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई। कहा गया कि भारत के लिए जो अलग से संविधान बनेगा, उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। जिस संविधान सभा की मांग उठने लगी थी, अब उस संविधान सभा के गठन की बात चलने लगी। इस अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा कि भारत के लिए अब अलग से संविधान सभा का गठन होगा। तो भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही गई, किसमें कही गई, अगस्त प्रस्ताव में कही गई, संविधान सभा के गठन की बात की गई। लेकिन क्या हुआ, जो भारतीयों ने, जो कांग्रेस और गांधी जी ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर कहा गया था इस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, वो लगभग क्या होंगे, सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे। कौन होंगे, भारतीय होंगे। इन भारतीयों से मतलब ये है
कि भारतीय शासक या भारतीय रियासतों के जो शासक थे वो जिन्हें मनोनीत करेंगे वही इस संविधान सभा में जाएंगे। तो बात समझने वाली ये है कि जो ये उन्हीं शासकों से मनोनीत करने को कहेंगे जो इनके अधीन थे, और वो शासक उन्हीं उन्हीं लोगों को अधीन इस संविधान सभा के लिए मनोनीत करते जो क्या होते, इन अंग्रेजों के मित्र होते, अंग्रेजों के अधीन होते, जो वही नियम बनाते जो ये अंग्रेज कहते, जो ब्रिटिश सरकार कहती, वो उसी प्रकार के लिए नियम बनाते। क्योंकि ये जो शासक जो थे वो क्या थे, इन्हीं अंग्रेजों की वजह से ही शासक बने हुए थे, इनकी दया से शासक बने हुए थे। इसी प्रकार इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि सभी क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो भारतीय होने का मतलब यह हुआ कि जो शासक जिनको मनोनीत करेंगे वही कहां पे जाएंगे, संविधान सभा में जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ कि एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा गया, एक क्रिप्स प्रस्ताव भारत में भेजा गया। अब हम पढ़ते हैं किस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। इसके कुछ बाद स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया मार्च 1942 में। मार्च 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। किसके नेतृत्व में भेजा गया, तो स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया। मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई कि भारतीयों हेतु क्या हो बनेगी, एक संविधान सभा बनेगी। कि भारतीयों हेतु क्या बनेगी, संविधान सभा बनेगी। भारतीयों हेतु संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी, सभा होगी। और जिसके सदस्य भी कौन होंगे, सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय, यानी जिसके जो सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय, इसके क्या होंगे, संविधान सभा के सदस्य होंगे। और क्या कहा गया, और ये कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा, द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होगा, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो इसमें कहा गया द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो क्या कहा इसके अंदर, इसमें कहा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद आज संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इसको भी महात्मा गांधी जी और कांग्रेस क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे, नकार देंगे। क्यों, क्योंकि क्या पता ये विश्व युद्ध कब समाप्त हो, 10 साल में समाप्त हो, 20 साल में समाप्त हो। तो ये कांग्रेस और महात्मा गांधी जी चाहते थे जितना जल्द हो सके भारत को संविधान सभा गठित करके दी जाए, ताकि भारत के लोगों के लिए अलग से संविधान बना लिया जाए और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, इसके लिए भारत में एक संविधान सभा बना दी जाए। भारत के लिए संविधान बनाना है, उस संविधान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना दिया जाए, ताकि हम भारत में स्वशासन कर सकें, खुद का शासन खुद कर सकें। तो इसको भी कांग्रेस और गांधी जी ने क्या किया, नकार दिया। कांग्रेस व गांधी जी ने इसे अस्वीकार किया। दो कारण थे अस्वीकार करने के। पहला तो ये कि ये कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को संविधान सभा बना के देंगे, और दूसरा ये कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें जो सारे सदस्य होंगे वो कौन होंगे, सब भारतीय होंगे। कौन होंगे, भारतीय। भारतीयों का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि भारतीयों का मतलब था कि अंग्रेज उन शासकों को कुछ सदस्य मनोनीत करने के लिए कहेंगे जो संविधान सभा के सदस्य होंगे। संविधान सभा के लिए शासक ही क्या कर सकते थे, लोगों को मनोनीत कर सकते थे, सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। इसके लिए कांग्रेस व गांधी जी ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया, इसको अस्वीकार किया। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के लिए कहा कि एक दिवालिया बैंक है जो हमें पोस्ट डेटेड क्या दे रहा है,
चेक दे रहा है। एक दिवालिया बैंक, दिवालिया बैंक किसको कहा? ब्रिटिश सरकार को कहा, ब्रिटेन को कहा, क्योंकि जिसके खुद की जीतने की उम्मीद नहीं है इस युद्ध में, जो खुद इस युद्ध में पस्त हो चुका है, वो हमें अब क्या दे रहा है? संविधान सभा की बात कर रहा है, और वो भी कब? इस विश्व युद्ध के बाद, जिसकी कभी तारीख ही नहीं आने वाली, जिसकी कभी तारीख नहीं आने वाली। तो गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा, गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक का, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा, चेक कहा कि ऐसा बैंक जो दिवालिया होने वाला है, वो अब हमें अगली कोई तारीख का क्या दे रहा है? चेक दे रहा है, चेक दे रहा है, जो हमें बिल्कुल भी मान्य नहीं है, हम उसको नहीं लेना चाहते। हमें जो संविधान सभा है वो जल्द से जल्द बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि हम हमारे देश के लिए संविधान बना पाए और स्वशासन कर सके। इसी क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे, जो स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स के लिए पंडित नेहरू जी कहते हैं। पंडित नेहरू ने क्रिप्स को शैतान का वकील कहा, शैतान का वकील कहा। शैतान किसको कहा? ब्रिटेन को कहा। और क्रिप्स कौन था? ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन महारानी की तरफ से आया हुआ एक ऐसा प्रतिनिधि था जो भारत के लिए क्रिप्स मिशन लाया था, भारत में संविधान सभा बनाने की बात कर रहा था। कब बनाना था? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बनाना था। इसलिए पंडित नेहरू ने ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटेन की महारानी को क्या बताया? शैतान बताया, और क्रिप्स को शैतान का वकील कहा। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस क्रिप्स मिशन में थी, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 1945 में कुछ और घटनाएं होती है। 1945 में कुछ और घटनाएं होती है। क्या घटनाएं होती है? तो देखें, 1945 में यूएनओ की स्थापना की जाती है। यूएनओ की स्थापना की जाती है। यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है वाशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका की जो राजधानी है, वहां पे इस यूएनओ का क्या है? मुख्यालय है। इसकी स्थापना की जाती है। जो उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद का क्या है? विपक्षी है, विरोधी है, वो उपनिवेशवाद को सही नहीं मानता। वो मानता है कि किसी भी देश को उपनिवेश बनाना अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद 1945 में ही इंग्लैंड में चुनाव होते हैं। इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, और इन चुनावों में जीतते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इन चुनावों में जीत जाते हैं, जो मजदूर दल के क्या थे? नेता थे। मजदूर दल के नेता थे, मजदूर दल के नेता थे, और महात्मा गांधी जी के मित्र भी थे। इससे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल 1945 से पहले क्या थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1945 में जब इंग्लैंड में चुनाव होता है तो विंस्टन चर्चिल को हटा दिया जाता है। इसकी जगह कौन जीते? तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए, जो मजदूर दल के क्या थे? नेता थे, और गांधी जी के अच्छे हितैषी भी थे, उनके मित्र भी थे। तो इन्होंने भारत की आजादी के लिए, भारत में एक संविधान सभा के गठन के लिए एक और मिशन भारत में भेजा, जिसका नाम हम रखते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन अब भारत में आता है। क्या बात होती है, क्या कंडीशन रहती है, वो हम देखते हैं। तो एटली ने प्रधानमंत्री बनते ही भारत में क्या किया? एक कैबिनेट मिशन को भेज दिया। तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन को भेजा किसने था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, क्लीमेंट एटली ने भेजा। क्लीमेंट एटली ने भेजा। क्यों भेजा? क्यों भारत में संविधान सभा के गठन के लिए इस कैबिनेट मिशन को भेजा।
3 सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय था। इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्यीय मिशन था। ये 3 सदस्यीय मिशन भेजा गया था। 3 सदस्यीय आयोग था जो किस लिए भारत में भेजा गया? संविधान सभा के गठन के लिए भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें सदस्य कौन कौन से थे? एक थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस जो क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य इसमें हैं एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। इसमें एक और सदस्य बनाए गए स्टेफर्ड क्रिप्स को, स्टेफर्ड क्रिप्स को इसके अंदर क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। तो 3 सदस्यीय एक मिशन भारत में भेजा गया। कब भेजा गया? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। 3 सदस्यीय मिशन था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। एक और सदस्य कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? सदस्य थे। कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया ताकि क्या किया जाए? भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं जून 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था उसमें क्या क्या विशेषताएं आई। ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि। अब बात आती है 1947 की। 1947 की बात आती है। 1947 के जून में, जून 1947 में एक अधिनियम पारित होता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें कहा गया कि अब हम जल्द ही भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। हम भारत से अब जल्द ही वापस चले आएंगे। अंग्रेजों ने इस प्रकार से इस स्वतंत्रता अधिनियम में कहा था। इसके बाद 23 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को, 23 जुलाई 1947 को भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, वायसराय माउंट बेटन ने, माउंट बेटन ने एक विभाजन का प्रस्ताव रखा, एक विभाजन का प्रस्ताव रखा। इसमें क्या रखा? विभाजन का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाना था। भारत और पाकिस्तान को अलग किया जाना था। इसका उपनाम रखा गया माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना भी इसे कहा जाता है। इसे माउंट बेटन योजना भी कहा जाता है। भारत के वायसराय थे कौन? माउंट बेटन थे, जिन्होंने क्या रखा? विभाजन का प्रस्ताव रखा, विभाजन का प्रस्ताव रखा और इसको माउंट बेटन योजना भी कहते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान को क्या किया जाना था? अलग अलग किया जाना था। उनको क्या किया जाना था? विभाजन किया जाना था। इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस वक्त भारत को जल्द से जल्द क्या चाहिए थी? स्वतंत्रता चाहिए थी। वो किसी भी रूप में मिले, लेकिन उस भारत को स्वतंत्रता किसके रूप में मिली? विभाजन के रूप में मिली। भारत को स्वतंत्रता विभाजन के रूप में मिली। पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था। पाकिस्तान अब भारत से क्या हो चुका था? अलग हो चुका था। उस अलग होने के लिए जो योजना बनाएगी उसे कहते हैं माउंट बेटन योजना। इस माउंट बेटन योजना को कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब भारत का क्या हो चुका था? विभाजन हो चुका था। अब भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसी माउंट बेटन योजना के तहत भारत का और पाकिस्तान अलग हो चुके थे। इसमें क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ। कैसे हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में उभर कर आ चुका था। पाकिस्तान एक अलग नया देश बन चुका था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। ये जो 15 अगस्त है भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस है। भारत के लिए क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन यही 15 अगस्त बांग्लादेश का शोक दिवस भी है। बांग्लादेश का शोक दिवस भी है।
बांग्लादेश का क्या है, शोक दिवस है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का मुजीबुर 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। कि क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसलिए 15 अगस्त को बांग्लादेश का शोक दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये सब बातें थी 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश का शोक दिवस मनाया जाता है और भारत का क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब भारत में देशी रियासतों का एक विभाग और बनाया गया। भारत में अब सभी देशी रियासतों को भी क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। भारत की सभी देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया। स्वतंत्र कर दिया गया और भारत में अब देशी रियासतों का एक विभाग बनाया गया। भारत में देशी रियासतों का विभाग बनाया गया। इस देशी रियासतों के विभाग के अध्यक्ष बनाए गए वीपी मेनन को और इनके साथ में इनकी सहायता के लिए रखे गए वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इनके साथ रखा गया। तो 2 सदस्य ही था, जिसमें वीपी मेनन क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने सभी देशी रियासतों को मिलाकर के एक इस पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया। भारत का क्या किया? एकीकरण किया। तो वीपी मेनन और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने ही भारत का क्या किया? एकीकरण किया। सभी रियासतों को भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और उन सबसे हस्ताक्षर करवाए। उसके बाद में कुछ घटनाएं होती हैं जम्मू और कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर को लेकर के कुछ विवाद हो जाते हैं, कुछ भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में विवाद हो जाते हैं, जिसका विवाद का निपटारा 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद इसका निपटारा हुआ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत विलय पत्र पर क्या किए? हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर किसमें मिल गया? भारत में मिल गया। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे हम आज पीओके कहते हैं, पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर कहते हैं। उस कश्मीर को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया और बाकी जो बचा उसको भारत के अंदर विलय कर दिया गया। तो कुछ इस प्रकार की विशेषताएं इस दौरान रही। तो ये हमने पढ़ा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कोई संविधान नहीं था, तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत के लिए जब तक भारत की संसद या भारत की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती, नई संसद नहीं बन जाती, तब तक के लिए भारत में जो कानून चलेगा वो 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। भारत शासन 1935 का अधिनियम या वो कानून ही भारत में अभी तक लागू रहेगा, जब तक भारत में नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में, किस प्रकार से संविधान सभा गठित की गई, कितने सदस्य थे और किस प्रकार से उसमें संविधान का निर्माण किया जाने लगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।